आज बड़े साहब का मूड ठीक नहीं। क्या हुआ उन्हें? उनका रुमाल खो गया। रुमाल? धत! तनु को रजत चौधरी की बातों पर हंसी आ गई। सच कह रहा हूँ। जाओ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, रजत चौधरी ने फिर कहा। तनु ने सोचा, रुमाल? रुमाल ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए मूड खराब किया जाए। यह बात उसे कुछ अजीब सी लगी और वह यह सोचकर फिर हंसी। तनु, तुम हंस रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। बड़े साहब ने सचमुच तुम्हें बुलाया है। कहते हुए वह अपनी सीट पर चला गया। रजत के जाने के बाद तनु बड़े साहब और उनके रुमाल के बारे में सोचने लगी और इस क्रम में उसे अचानक याद आया कि 4 दिन पहले वह बाजार से एक रुमाल लाई थी। वह अभी बैग में ही पड़ा होगा। याद आते ही वह चहक उठी। उसने बैग में से रुमाल निकाला और बड़े साहब के चैम्बर की तरफ चल दी। बड़े साहब यानी कि उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के चीफ इंजीनियर, जिस कंपनी में तनु काम करती थी। बड़े साहब इलाहाबाद से थे। उनका गांव तनु के गांव से 1.5 कोस दूर था। उनका नाम राजवीर द्विवेदी था। पहले लोग उन्हें द्विवेदी जी कहते थे, पर जब से वे चीफ इंजीनियर बने तब से लोग उन्हें बड़े साहब कहने लगे। नौकरी के पहले दिन जब तनु राजपूत सहायक अभियंता का पदभार ग्रहण कर सीट पर जाकर बैठी ही थी कि तभी बड़े साहब का बुलावा आ गया। यह बात सुनकर तनु चौंक गई थी। अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि बड़े साहब का बुलावा आ गया। तनु बड़े साहब के चैम्बर में दाखिल हुई, उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और खड़ी हो गई। बड़े साहब बहुत प्रसन्नता पूर्वक आत्मीयता से हाथ मिलाते हुए बोले थे, बधाई हो तनु जी, आप अच्छी तरह काम करें और उन्नति करें। यह बात उन्होंने अवधि में कही थी। तनु ने देखा कि बड़े साहब की आंखों और चेहरे पर अपनत्व का भाव झलक पड़ा था। तनु जी, आपको तो मुझे अपनी भाषा में बात करते सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, किंतु मैं तो आपके आवेदन पत्र के विवरण को पढ़कर पहले ही समझ गया था कि आप इलाहाबाद से हैं। वैसे आपके साक्षात्कार के समय किसी तरह की कोई पैरवी नहीं आई थी। आप अपनी योग्यता से इस पद पर पहुंची हैं। धन्यवाद सर। बोलते हुए तनु बड़े साहब की साफगोई और अपनत्व से भीग गई थी। बड़े साहब ने उससे बहुत स्नेह से कई बातें पूछी, गांव घर की, परिवार की और समाज की बातें भी इसी प्रसंग में की। उन बातों में लिप्त लगाव से वे पहले ही दिन साहब के बहुत करीब आ गई थी। समय बीतता गया। तनु बड़े साहब के परिवार के सदस्य की तरह हो गई थी। यह बात कंपनी के सभी लोग जानते थे, पर कंपनी के अनुशासन के मामले में वे बहुत सख्त माने जाते थे। तनु खुद बेहद अनुशासन प्रिय थी। रजत की बात सुनकर तनु रुमाल लिए हुए बड़े साहब के अपनत्व के माधुर्य रस से खुद को भिगोते हुए उनके कमरे की ओर जाते हुए बहुत सी बातें याद कर रही थी। चैम्बर में दाखिल होकर उन्होंने बड़े साहब को प्रणाम किया और बैठ गई। क्या हाल है तनु जी? साहब ने पूछा। मेरा हाल तो ठीक है, पर आपको क्या हुआ? आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। मेरा रुमाल खो गया, साहब बोले। रुमाल? हाँ। तनु हंसी। उसकी हंसी में अपनत्व था। बोली, सर एक बात बताइए, मैं ये कैसे समझ गई कि आपका रुमाल खो गया? मतलब? वे तनु की बात समझ नहीं पाए। उसने अपनी पैंट की जेब से नई रुमाल निकाली, उसे मेज पर रखते हुए बोली, देखिए सर, मैंने 4 दिन पहले ही एक रुमाल लिया था, उसे बैग में रखा, वह उसी पर रखा रह गया। दरअसल उसे आपका रुमाल होना था। रुमाल देखकर बड़े साहब हंसे। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे तनु ने कोई फूहड़ बात कह दी हो। साहब के चेहरे पर आई ऐसी प्रतिक्रियात्मक हंसी ने
तनु को आश्चर्य में डाल दिया। वे अचकचा गई। तनु जी, यह तो बाजारू रुमाल है। मेरा जो रुमाल खो गया है उसे मेरी पत्नी ने बनाया था। अब क्या करेंगे सर? तनु ने खुद को संभालते हुए कहा। देखिए तनु जी, मेरी पत्नी ने जिस तरह मेहनत कर मन से वह रुमाल बनाया और मुझे दिया और आज ही दिया, मैंने उसे ही गुम कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने उनके प्रेम को महत्व नहीं दिया। साहब के स्वर में उदासी थी, गहरी उदासी। पर खो तो किसी से भी सकता है, तनु ने कहा। खोने का ही तो दुख है तनु जी। आज शाम को जब मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके द्वारा मुझे भेंट किया गया रुमाल खो गया है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं अपनी पत्नी के हर काम को उत्साह से देखता हूँ। मेरा उत्साह उनके जीवन में संगीत भरता है। वे भी मेरे लिए ठीक वैसा ही करती हैं। तनु जी, एक बार का किस्सा बता रहा हूँ। यह किस्सा उन दिनों का है जब मैं नौजवान था। मैं मुंबई होते हुए आ रहा था। मैं ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा था उसमें मेरी बगल की सीट पर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे। दोनों का शरीर बहुत कमजोर था। दोनों जैसे तैसे दैनिक क्रियाओं को संपन्न कर पाते थे। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरे रास्ते वे दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे रहे। एक दूसरे को संभालने की इस प्रतिक्रिया में उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि वे बहुत सहज और खुश थे। दोनों के दाम्पत्य प्रेम को देखकर मैं मुग्ध था। हाँ, मेरे मन में यह बात जरूर आई थी कि उन्हें अब इस उम्र में यात्रा पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिल्ली आने से थोड़ा पहले वृद्ध महाशय की आंखें लग गईं। मैंने वृद्धा से कहा, आपको अब इस उम्र में बच्चों को साथ लिए बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी बात सुनकर वृद्धा ने कहा, जब ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उनकी बात पर कुछ नहीं बोला, पर मेरे मन में आया कि वृद्ध उनसे भी जर्जर अवस्था में है। उनके बीच अनुराग की सघनता पर बहुत कौतूहल हुआ। मैंने सोचा जब वृद्धा सो जाएगी तो यही सवाल वृद्ध से भी करूंगा, देखूं तो वो क्या जवाब देते हैं। तो संयोग से थोड़ी देर बाद वृद्ध जग गए और उठकर बैठ गए और वृद्धा सो गई। मैंने मौका देखकर वृद्ध से वही प्रश्न किया। उम्र के इस मोड़ पर, जबकि आप दोनों का शरीर बेहद कमजोर हो रहे हैं, बच्चों को साथ लिए बिना बाहर निकलना आपको कोई कठिनाई नहीं होती? वृद्ध ने भी वही जवाब दिया, ये साथ होती हैं तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। यह कहते हुए उन्होंने स्नेह की भीगी दृष्टि से देखते हुए उनकी ओर उंगली से संकेत किया। उन्हें भी वैसी ही बात कहते सुन मैं गंभीर हो गया। मुझे गंभीर देखकर वृद्ध हंसे और पूछा, आपका घर शहर में है या गांव में? गांव में, मैंने उत्सुकता से जवाब दिया। मुझे लगा कि ये कुछ पूछ रहे हैं। आपने सिर्फ बांस की सौगर पर किसी टाट को खड़े देखा है? अगर सौगर हटा दो तो टाट गिर पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को सहारा देकर खड़े रहते हैं। हम दोनों का जीवन भी ऐसा ही है। यह कहकर वृद्ध उदास नहीं हुए बल्कि हंसने लगे। मैं कह रहा हूं तनु जी, दाम्पत्य जीवन का यही अनुराग होता है। मैं उन्हें स्नेह दूं, उनके काम को महत्व दूं, वह भी ऐसे ही मेरे काम को इतना ही महत्व है। बड़े साहब बोल रहे थे और तनु के मन में उथल पुथल मची थी। उसके मन में कई बातें एक साथ आने लगी। विवेक, उसका पति, वो उसके लिए कुछ भी बना कर देती। स्वेटर, दस्ताने, रुमाल या मफलर जैसी कई चीजें। वो ये सब चीजें ले तो लेता, पर उसके लिए कभी तनु का उत्साह नहीं बढ़ाता। उसके विपरीत वह उस पर बिगड़ते थे कि इन सब कामों में क्यों लगी रहती हो। कैसी कैसी सुंदर वस्तुएं बाजार में बिकती हैं। वे ऐसी ही बातें करते थे। उस दिन सवेरे 6 बजे ड्यूटी पर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने मेज पर पत्ते लगे ताजे फूल गोभी का एक फूल रखा देखा। उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन सोचने लगे,
कि मेरा गंवाईपन अभी तक नहीं गया। रात में जब वे खाना खाने लगे तो मैंने पूछा, सब्जी कैसी लगी? मैंने आगे वाले बगीचे में गोभी के 50 पौधे लगाए थे। उन्हीं में से एक काट कर सवेरे ही मेज पर रख दिया था आपको दिखाने के लिए, मगर कहकर वह चुप हो गई। तनु को अभी उस क्षण की याद आ रही थी, पर उसने उस समय उनकी बातों की परवाह न कर अपनी भावना व्यक्त कर दी थी। तब उसके मन में यह बात आई कि वह जैसा सोचता है वैसा ही तो मैं भी सोचती हूँ, और विवेक को अक्सर सिर में दर्द रहता है और मैं उसकी भगीमा से परेशान रहती हूँ। तनु यह सब सोचते हुए अपनी दुनिया में खो गई थी कि तभी बड़े साहब ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, क्या हुआ तनु जी, कहाँ खो गई आप? इस पर तनु ने जवाब दिया, सर मैं इलाहाबाद जाना चाहती हूँ हफ्ते भर के लिए। क्या मुझे हफ्ते भर की छुट्टी मिल सकती है? हाँ हाँ तनु जी, क्यों नहीं, लेकिन अचानक क्यों? बड़े साहब ने पूछा। सर आपकी इन बातों ने आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैं हमेशा अपने पति से उम्मीद लगाती रही कि वे कभी मेरे कामों को महत्व नहीं देते, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो वही करती हूँ। जब मैं उनकी किसी काम को महत्व नहीं देती तो उनसे कैसे उम्मीद करूं? सर मुझे अपने पति से मिलना है। मैं उनसे मिलकर गिले शिकवे सब दूर करना चाहती हूँ। बड़े साहब बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है तनु जी कि हमारी बातों से आपके आपसी मनमुटाव दूर हो सकते हैं। शौक से जाइए। तनु एक नई सोच के साथ अपने घर गई। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके वैवाहिक जीवन में नयापन आ गया है। अब अपने पति की बातों को ध्यान से सुनती और कुछ अच्छी बातों पर उनकी प्रशंसा भी करती, जिसके फलस्वरूप उसके पति भी उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे थे और उसका मान रखने लगे थे। देखते ही देखते उन दोनों के बीच प्रेम का एक अनूठा बंधन बन गया। अब उन्हें अपना जीवन एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं लगता था। अब उन दोनों को ही प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।